नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत, एक ऐसा वेब पोर्टल जिसके जरिए हम आपको घर बैठे खबरें तो दिखाते ही हैं, खास ही कुछ ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं जिसके जरिए आप घर बैठे उस जनता के साथ जुड़ते हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं। पिछली बार हम बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज से आमने सामने में हमारी टीम गई थी और आमना सामना उनके साथ हुआ था। बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने जवाब दिए थे और बड़े अच्छे ढंग से हमने सवाल किए थे। आज हमारी टीम पहुंची है भाजपा महिला की जिला अध्यक्ष, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के घर। उनसे जानेंगे उनके क्या विजन है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और महिलाओं के लिए वो क्या करती हैं, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ पानीपत पर। बहुत बहुत धन्यवाद कुलवंत जी आपका आज हमारे यहाँ आने के लिए, आमना सामना के लिए। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि हॉस्पिटल भी आप चलाती हैं, राजनीति में भी आप सक्रिय हैं, आजकल हर कार्यक्रम में आप दिख रही हैं, दोनों कैसे लेके चलती हैं? बच्चे भी हैं घर पे, हॉस्पिटल भी है और राजनीति भी है। हॉस्पिटल पिछले 24 साल से मैं रन कर रही हूँ और एक तरीके से वो भी समाज सेवा है और समाज के लोगों से जुड़ाव है। एक तरीके से मैं पहले भी लोगों के बीच में ही रह रही हूँ पिछले 24 साल से। तो राजनीति को मैं ये मानती हूँ कि उसका थोड़ा सा दायरा बढ़ गया है, एक्सटेंडेड व्यू हो गया है। जैसे मैं मान लो अगर पहले 25 से 50 लोगों से रोज मिल रही थी तो अब मे बी कि 500 लोगों से मिल रही हूँ, तो मुझे कोई ज्यादा फर्क दोनों में महसूस नहीं हो रहा। और जहाँ तक घर और बच्चों की बात है, बच्चे मेरे दोनों अब सेटल्ड हैं, तो बच्चों के लिए मेरी कोई बहुत ज्यादा जिम्मेवारियां नहीं है। अब मैंने सारी की सारी अपनी जो जिम्मेवारी है वो पानीपत को देनी है, पानीपत की महिलाओं के लिए देनी है अगले 2 साल के लिए, क्योंकि 1 साल पहले मैंने महिला मोर्चा के अध्यक्ष का पद संभाला था, अभी 2 साल और है मेरे कार्यकाल के, तो उसमें मैं महिलाओं के लिए ही पूरा का पूरा टाइम अपना देना चाहती हूँ। तो 1 साल जैसा आप बता रहे हो, पार्टी में कितनी महिलाओं को आपने अपनी पार्टी के साथ जोड़ा और क्या विजन है मैं लोगों को अपने साथ जोड़ने का? पिछले 1 साल में मैं करीब 500 महिलाओं को बीजेपी के साथ जोड़ चुकी हूँ। पहले भी हमारी कार्यकारिणी, सारे मंडल हमारे गठित हो चुके हैं। हर एक मंडल में, जैसे हमारे 13 मंडल हैं, हर मंडल में हमने कोशिश करके 50 से 100 महिलाओं को जोड़ा है। और जहां तक काम करने की बात है तो हर मंडल में जाकर मेरा सबसे ज्यादा 2 चीजों पे फोकस रहता है। एक तो फोकस है कि महिलाएं एनीमिया से फ्री हों, क्योंकि डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत सारी महिलाओं की समस्याओं से मैं पहले ही अवगत थी। पहले भी मैं सोशल फील्ड में काफी ज्यादा काम कर रही थी, लेकिन अब इस पदभार के साथ जिम्मेवारी आपकी और बढ़ जाती है। तो अब मैंने हर मंडल में ये कोशिश करी है, पहली बात तो ये कि महिलाएं एनीमिया फ्री हों, क्योंकि जब महिलाओं में खून की मात्रा कम होती है तो वो काम नहीं कर पाती अपना पूरा ठीक से। दूसरा मेरा फोकस है महिलाएं स्वावलंबी बने, महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हों। और तीसरा महिलाएं शिक्षित हों, क्योंकि जब महिला शिक्षित होगी तभी वो कोई भी अपना डिसीजन ले सकती है, तभी वो इंडिपेंडेंटली कुछ भी कर सकती है। अभी हमारे हरियाणा में फिर भी महिलाओं की शिक्षा के ऊपर इतना जोर नहीं दिया जा रहा। सब गाँव में जाती हूँ मैं, महिलाओं से बात करती हूँ तो अभी भी वो यही मान के चलती हैं, बेटियां तो पराया धन होती हैं, 8वीं 10वीं तक पढ़ा लो, ज्यादा से ज्यादा हद तक 12वीं तक पढ़ा लो और लड़की के हाथ पीले कर दो। तो वो जो एक उनकी सोच है, वो सोच में मैं बदलाव लाना चाहती हूँ। जब वो ये सोचें कि बेटी की शिक्षा, बेटी को शिक्षित करने से भी एक एसेट बनता है। जैसे उनको ये लगता है कि अगर हम बेटों को पढ़ाएंगे तो वो एक एसेट है, वो कल के दिन हमारे परिवार को कमा के देगा। और बेटियां दूसरे घर चली जाएंगी तो बेटियों की शिक्षा में जो पैसा लगेगा वो एसेट नहीं है। तो जब ये सोच हम धीरे धीरे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले दिनों मैंने एक करहंस में जैसे एक बैठक ली तो उसमें मैंने ये चर्चा करी कि घूंघट आप हटाओ, क्योंकि जब मैंने बैठक ली तो मैंने देखा कि उस बैठक में हमारी 200 से 250 महिलाएं थी और उसमें से करीब 3/4 महिलाओं ने घूंघट किया हुआ था। तो जब महिला पहले ही घूंघट में है तो वो मेरे साथ बात कैसे करेगी, क्योंकि मैं तो उनके साथ ही बात करने के लिए गई थी। तो उस दिन फिर मैंने अपना पूरा का पूरा टॉपिक ही घूंघट पे कर दिया, बल्कि मैंने उनके सरपंच को भी बुलाया, उनके जितने भी वहां पर प्रौढ़ जो मेंबर्स बैठे हुए थे उनको भी आगे बुलाया और उनसे पूछा कि भाई आप क्या चाहते हो कि महिलाओं को घूंघट करना चाहिए। तो हमारा हरियाणा अगर हम देखें, गुजरात को देखें, महाराष्ट्र को देखें, तो हमारे हरियाणा में महिलाएं अभी बहुत पीछे हैं और हमें बहुत सारा काम करना है उनको आगे लेके आने के लिए। अभी एक कड़वा सवाल कि 1 साल हो गया आपको पदभार संभाले हुए, पुराने कार्यकर्ता आपसे नाराज क्यों चल रहे हैं? पुराने कार्यकर्ताओं को आप भूल गए हैं, नए कार्यकर्ताओं को आगे लेके आ रहे हैं।
ऐसा कुछ भी नहीं है कि पुराने कार्यकर्ता नाराज हैं। जब भी हम काम करते हैं तो हर एक इंसान की एक अलग तरीके की कार्यशैली होती है। मैं इससे पहले महिला मोर्चा का पदभार संभालने से पहले विश्व हिंदू परिषद में और संगठन में काम कर रही थी। वहां कार्यशैली कुछ अलग तरीके से है, भाजपा में कार्यशैली कुछ अलग तरीके से है। तो जब भी एक इंसान, नया इंसान आया और उसने जिस कार्यशैली से काम करना शुरू किया, हो सकता है हमारे पुराने कुछ कार्यकर्ताओं को वो कार्यशैली अच्छी ना लगी हो, या उस कार्यशैली को लेके या कुछ विचारों में मतभेद हो सकता है, पर नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर मैंने नई महिलाओं को जोड़ा और अपनी पुरानी कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया तो फिर तो मैंने कुछ अपने संगठन को नहीं दिया। अगर मैं पुरानों को साथ लेके चलती हूँ और नई महिलाएं जोड़ती हूँ, अगर मैं 1 और 1 11 करती हूँ, तब भी तो मैं कुछ अपने संगठन के लिए कर पाऊंगी। तो इसलिए मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है कि मैं पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़ दूं या पुराने कार्यकर्ताओं को नाराज रखूं। लेकिन हाँ, कार्यशैली कुछ विभिन्न होने की वजह से कुछ मतभेद हो सकते हैं। आरोप आपके ऊपर यही लगते रहे हैं कि मंच के ऊपर जो आपके चहेते हैं उनको बुलाते हैं आप, और मैं जब खुद ही भाजपा में नहीं थी तो मेरे चहेते कहाँ से आएंगे भाजपा में। सारी लेडीज को हम जोड़ रहे हैं, और जो आप ये आरोप लगा रहे हो कि मंच पे चहेते, ये मेरा आरोप नहीं, ये आपके कार्यकर्ताओं का आरोप है। ये कार्यकर्ताओं का, मैं फिर से वही वाली बात बोल रही हूँ कि दूसरी बात, जैसे मैं संगठन से आई हूँ, संगठन में हम मान के चलते हैं कि किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं चाहते कि हम एक व्यक्ति विशेष के लिए कोई काम हो रहा है। मैं जब भी कोई कार्यक्रम करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, कोई भी एक्टिविटी होती है, तो मेरा 2 ही फोकस होते हैं। एक फोकस ये होता है कि क्या ये काम मेरे संगठन को ऊपर लेके जाएगा, और दूसरी बात, संगठन को साथ साथ लेके जाने के बाद क्या ये काम समाज के लिए अच्छा होगा। अगर मान लो मैंने कहीं पर एक कैंप लगाया है, तो संगठन के नाम पर हम कैंप लगा रहे हैं, लेकिन क्या उस महिलाओं के लिए जिनके लिए मैं काम कर रही हूँ उनको कोई फायदा होगा कि नहीं होगा। तो मैं ये 2 चीजें ऊपर लेके चलती हूँ, लेकिन मैं ये ऊपर नहीं लेके चलती कि मेरे को इस चीज से कोई फायदा होगा। क्योंकि जब व्यक्ति ऊपर आ जाता है और संगठन और समाज पीछे रह जाता है, ये तब समस्याएं आती हैं। तो इसलिए किसी व्यक्ति को नाम से स्टेज पे या मंच पे बुलाना मुझे नहीं लगता कि इतना जरूरी है, जबकि जब तक ये भावना ना देखी जाए कि हमारा संगठन के लिए काम हो रहा है। आपके कार्यक्रम में शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी बहुत कम दिखाई दी हैं, कोई अनबन चल रही है आपको? नहीं, रोहिता जी की पहली बात ये कि रोहिता जी की बहुत अच्छी नेचर है, और ये पदभार संभालने से पहले भी मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे, और आज भी बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन ये चांस की बात हुई कि जब भी 2-3 महिला मोर्चा के प्रोग्राम हुए तो वो चंडीगढ़ में थी उस टाइम, और उन्होंने मुझे उसके बारे में पहले ही सूचना दे दी थी कि डॉक्टर अर्चना, मैं इस प्रोग्राम में नहीं आ पाऊंगी। उनके कार्यक्रम में कम देखी जाती हैं, भाटिया ग्रुप के साथ आपका ठप्पा लग गया? नहीं, कोई मेरा तो कोई ग्रुप ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही नहीं हूँ मेरे को। लेकिन जब भी मुझे टाइम से बता दिया जाता है, मेरे को पता चल जाता है कि रोहिता जी का कोई भी कार्यक्रम है, तो मैं जरूर जाती हूँ। ऐसे मुझे कोई ग्रुप वाइज या कोई ऐसे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि मेरा काम करने का एक ही पर्पस है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है कि मेरा संगठन मजबूत हो और मेरे समाज की महिलाएं मजबूत हो। एक अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या अभियान वो ठीक चल रहा है? उसमें क्या अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक इतना बड़ा अभियान था कि उसमें अब हम एक टारगेट तो हमारा उसमें अचीव हो गया है। जैसे जब हमने अभियान शुरू किया था तो शायद उस टाइम 870 के करीब लिंग अनुपात था। पानीपत में ही जब हम लास्ट रेशोज देखें तो अब जो है हमारा लिंग अनुपात 934-935 तक पहुंच गया है। ये तो हमने एक टारगेट था जो अचीव कर लिया, लेकिन जो दूसरा टारगेट जिस पे मैं अब फोकस करना चाहती हूँ वो ये है कि लड़कियां हमने बचा तो ली, लेकिन उन बेटियों को अब हमने सुरक्षित रखना है, उन बेटियों को हमने पढ़ाना है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारे हरियाणा में बेटियों के लिए सोच आज भी वही पुरानी सोच चल रही है कि चलो अब मान लो ये तो मानने लग गए हैं कि बेटियों को हमने बचाना है, बेटियों को गर्भपात नहीं कराना, लेकिन अब उन बेटियों को पढ़ाना है, उनको स्वावलंबी बनाना है। फिर एक और बहुत बड़ी बात, एक इतना अच्छा कानून आ गया कि बेटियों का प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है,
लेकिन आज भी सोच नहीं है कि बेटियों को कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाए, बेटियों को स्वावलंबी बनाया जाए। बेटियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता, दहेज देना पड़ता है, और माँ बाप हमेशा उसको बोझ समझते हैं बेटियों को। वो बोझ समझने की वजह से वो बेटी पहली बार पैदा नहीं करना चाहते, पैदा करते हैं तो उसको अच्छे से उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। बेटियों का कुपोषण भी है, बेटियों को पढ़ाई भी नहीं मिल रही है। और फिर सबसे बड़ी बात, जो आज मैं तो एक शिक्षित महिला हूं, स्वावलंबी भी हूं, लेकिन आज भी अगर मेरी बेटी घर से बाहर निकलती है तो मैं नहीं पाती कि वो सुरक्षित है। तो ये जो सुरक्षा का एक जो इशू है, ये भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जब भी बेटी घर से बाहर जाती है दिल की धड़कन बढ़ती है। रात के टाइम आप बच्चे को घर से बाहर नहीं भेज सकते। जब हमारा समाज हमारी बेटियों को सुरक्षा का माहौल देगा, तब मुझे लगेगा कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो उन्होंने जिस सोच के साथ ये शुरुआत करी थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो पूरा होगा। जिस दिन हमें लगेगा हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, उस दिन कोई भी माँ सोचेगी ही नहीं। उसके दिमाग में मैं ये सोच भी खत्म कर देना चाहती हूँ कि जब वो गर्भवती हो तो वो ये सोचे कि मेरा बेटा हो, नहीं वो ये सोचे कि नहीं मेरी बेटी हो। जिस दिन ये सोच आ जाएगी, उस दिन प्रधानमंत्री जी का ये अभियान मुझे लगता है कि सक्सेसफुल होगा। बहुत अच्छी बात की आपने। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से पानीपत में बच्चियां पैदा करके छोड़ दी जाती हैं, रोड के ऊपर कोई किसी गंदे नाले में मिलती हैं। आपने कभी अधिकारियों के साथ इस बात को लेकर मीटिंग की है कि ये ऐसे मामले क्यों बढ़ रहे हैं? आप बता रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है जो बड़ा अच्छा चल रहा है। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष होने के नाते आपने क्या कदम उठाए इस मामले में? महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं जिस भी गांव में या जिस भी मंडल में जाती हूँ या जहां भी मैं महिलाओं से मिलती हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहती है हर एक महिला को ये मोटिवेट करने के लिए कि आप स्वावलंबी बनो। जैसे पिछले दिनों में राजाखेड़ी में और बबैल में एक बैठक लेने गई, पिछले महीने की ही बात बताती हूँ आपको। तो मैं वहां पर एक बेटियों का 3 महीने का सिलाई का प्रशिक्षण खत्म हुआ था और उसके सर्टिफिकेट देने के लिए गई थी, उन बच्चों को बांटने के लिए। और मैं उन बच्चों को ये मोटिवेट कर रही थी कि आपने अब सिलाई तो सीख ली है, आप स्वावलंबी बनो, लेकिन आप अपने साथ साथ इसकी पढ़ाई भी चालू रखो। और फिर वही बात कि मैं वहां पे जो कुछ बुजुर्ग बैठे थे उनसे मैंने बात करी कि आप चाहते हो कि आपकी बेटियां शिक्षित हो। तो एक बुजुर्ग ने एक ऐसी बात कह दी, उसने कहा कि जब बेटियां कॉलेज में जाती हैं तो लड़कों के साथ भाग जाती हैं। तो जैसे ही ये बात सुनी तो उसके बाद मेरा अब काम यहां से शुरू हो जाता है कि अब मुझे उनको सबको समझाना है कि अगर 1000 में से एक ऐसा वाक्य हो गया तो क्या बाकी 999 बेटियों को भी सफर करना पड़ेगा। और मैंने उस बुजुर्ग से एक बात पूछी कि वो बेटी किसके साथ भागी थी, वो बेटा कहीं बाहर से तो नहीं आया था, वो बेटा भी तो हमारे में से किसी का होगा ना। तो हम हमेशा बेटियों को संस्कारित करने की बात करते हैं, बेटों को संस्कारित करने का हमारा कोई फर्ज नहीं है। कभी हम बेटे को बोलते हैं कि भाई तूने भी सड़क पे चलते हुए किसी की बहन को, किसी की बेटी को बुरी नजर से नहीं देखना, उसको प्रोटेक्ट करके चलना है। तो ये जब सोच बदलेगी तभी लोग बेटियों को रखना चाहेंगे। ये सोच बदलने के लिए कभी सेमिनार या कभी स्कूलों में मैं लगातार जा रही हूँ। मैंने 2 स्कूल पिछले 5 साल से अडॉप्ट किए हुए हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल सरकारी सनोली में और एक गवर्नमेंट स्कूल है डाडोला में। इन दोनों स्कूलों में लगातार मैं जाती हूँ, बच्चों को मोटिवेट करती हूँ, स्पेशली लड़कियों को, कि आप अपना कैरियर चूज करो और 12th के बाद घर में मत बैठो, कॉलेज में जाओ, पढ़ाई करो। और फिर इन दोनों स्कूल्स में मैंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। वो प्रोग्राम ये है कि बच्चे घर जाके एक बुजुर्ग को पढ़ाएंगे, और जो बच्चे घर जाके किसी भी एक अनपढ़ बुजुर्ग को पढ़ाएंगे उनको कोई भी छोटा सा इनाम, चाहे उनको कॉपी चाहिए, किताब चाहिए, पेन चाहिए, उस तरह का मैं एक इनाम देती हूँ उनको, ताकि प्रौढ़ शिक्षा का भी कार्यक्रम जो है हमारा चलता रहे। क्योंकि उससे क्या होगा कि एक तो बच्चों को अच्छा लगता है कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ अपने देश के लिए, और हमें स्पेशल कोई मैन पावर यूज करनी नहीं पड़ी, और प्रौढ़ जो है हमारे शिक्षित हो जाएंगे। क्योंकि आज जो मेरा देश और स्पेशली हरियाणा पिछड़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से पिछड़ रहा है कि शिक्षित नहीं है। मैं नहीं चाहती कि अब कोई भी आए, महिला आए और वो अंगूठा लगाए, उसको अपने दस्तखत तो करने आने ही चाहिए। फिर जितने भी सेमिनार्स में करती हूँ, मैं सब में महिलाओं को बोलती हूँ कि आप अपना आधार कार्ड बनवाओ, अपना बैंक का खाता खुलवाओ। वो कहती है नहीं जी हमारे पति का है, लेकिन मैं उनको इंसिस्ट करती हूँ कि आप अपना आधार कार्ड खुलवाओ।
क्योंकि अब हमारे हरियाणा सरकार ने, खट्टर जी ने और मोदी जी ने बहुत सारी महिलाओं के लिए योजना दी है, लेकिन हमारी सरकार भ्रष्टाचार में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। हम चाहते हैं कि हमने जो योजनाएं बनाई हैं वो डायरेक्ट उस इंसान तक पहुंचे जिसके लिए वो योजना बनी है, लेकिन उस योजना को पहुंचाने के लिए उस महिला का आधार कार्ड और बैंक का खाता तो बहुत जरूरी है। तो इसके लिए भी हम महिला मोर्चा एक अभियान चला रहा है कि जाके हम महिलाओं को कांटेक्ट करते हैं कि आप अपना आधार कार्ड बनवाओ और बैंक का खाता खोलो। बड़े स्ट्रिक्ट जवाब दे रहे हैं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है। और भी बातचीत करेंगे, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इनसे कुछ कड़वे सवाल पूछेंगे और उनसे जवाब मांगे कि इनके क्या जवाब रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आमने सामने में आज हम बातचीत कर रहे हैं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता से। बड़े स्टिक जवाब दे रही हैं। डॉक्टर साहब, पसीना कला में अभी कुछ दिन पहले कांड हुआ था, एक बच्ची के ऊपर पेट्रोल फेंक उसको जलाने की कोशिश की गई थी। परिवार वाले काफी गरीब हैं। एंड तक वो ये कहते रहे कि कोई तो नेता आएगा हमारा पता लेने के लिए, खासकर वो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लेकर चल रहे हैं। बीजेपी की तरफ से, खासकर आपकी टीम से कोई वहां नहीं पहुंचा। क्या आपको सूचना नहीं थी? बड़ा मुद्दा उछला था। मैं पिछले कुछ दिनों से मैं बाहर थी, मेरा बेटा पढ़ने के लिए गया है, तो मैं आउट ऑफ स्टेशन थी और मुझे इसके बारे में नहीं पता चला। 15 दिन पहले की बात है, आप मेरे ख्याल अभी गए थे, वो 15-20 दिन पहले का मामला है और मुझे इसके बारे में सूचना नहीं मिली, क्योंकि जैसे ही आसपास के किसी भी एरिया में मुझे किसी भी महिला के प्रताड़ित होने की कोई भी सूचना मिलती है, मैं कोशिश करती हूँ कि वहां तक पहुंचूं और जो भी उनको फायदा मिल सकता है मैं बताऊं। अब मैं आपको बताती हूँ, पिछले 15 दिन पहले मेरे पास एक मुस्लिम भाई का फोन आया और उसने मुझे बोला कि एक गरीब मुस्लिम लड़की की शादी है और आप कुछ उसमें मदद करो। मैंने कोशिश करके उसको सारी की सारी योजना के साथ ही अवगत करा दिया, क्योंकि अगर मैं मदद करूंगी तो थोड़ी सी मदद कर पाऊंगी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने अभी योजना चालू करी है, मुस्लिम बहनों की शादी में वो मदद करते हैं। सिर्फ उनको अपना शादी का कार्ड देना है और अपना जाति का प्रमाण पत्र एडीसी ऑफिस में देना है। तो मैंने उसकी वो प्रक्रिया ही चालू करवा दी कि उसको वहां से प्रॉपर राशि मिले जिससे उसकी शादी आसान हो जाए। तो जैसे ही मुझे पता चलता है कि यहाँ पर किसी महिला के साथ कोई दुर्घटना हुई है, मेरी कोशिश पूरी रहती है, लेकिन कभी कभी सूचना के अभाव में हो सकता है मैं ना पहुंच पाई हूँ। सूचना तंत्र आपका फेल है। आज भी कुछ एक ऐसा मामला पानीपत में घटित हुआ है कि नाबालिग बच्ची से 10 महीने से उसके साथ अवैध संबंध बनाए जा रहे थे उसके प्रेमी द्वारा। बच्चा होने की उसको सूचना मिली, 2 दिन पहले वो गायब हो गया। कल का आज मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है, ये भी आप तक सूचना नहीं पहुंची। ये मैं आज ये मेरे पास सूचना है, लेकिन मैं आज इस इंटरव्यू के बाद मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम वही है कि मैंने उस लड़की को कांटेक्ट करना है। दूसरा, एक कार्यक्रम किया था आपने आर्य कॉलेज में, महिला मोर्चा का कार्यक्रम था, उसके ऊपर भी आरोप लगाए थे कि महिलाओं से पैसे लेकर इकट्ठा करके वो कार्यक्रम करवाया गया। देखिए, जो भी मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारा संगठन है और संगठन में हमेशा के हमेशा जो भी कार्यक्रम करते हैं वो अंशदान से करते हैं। मेरे बड़े अधिकारियों का मानना ये है कि किसी भी जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, अगर उसने 11 रुपए भी उस कार्यक्रम के लिए दिए हैं
तो उसको ये लगता है कि मेरा कार्यक्रम है। आपको क्या लगता है कि मेरी शहर में इतनी पहचान नहीं है कि मैं अगर किसी से भी दान राशि इकट्ठे करने के लिए निकलूं शहर से तो कोई भी कार्यक्रम करना मुश्किल होगा मेरे लिए। मैं पिछले 25 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ, लेकिन इस धारणा को लेके आगे चलते हुए कि सभी कार्यकर्ताओं को ये लगे कि ये कार्यक्रम हमारा है, तो फिर वो इसके लिए सबको ये कहा गया कि, और वो पैसे भी हमारे एक महामंत्री ने ही इकट्ठे किए, सबको ये कहा गया कि जो भी आप दान राशि देना चाहते हो, अपनी इच्छा से देना चाहते हो, वो दे। और मैंने ये भी बोला कि अगर कोई 11 रुपए भी इस कार्यक्रम के लिए दान राशि देता है तो हम मानेंगे कि ये कार्यक्रम उनका है। लेकिन कुछ शरारती तत्व आपको पता है हमेशा होते हैं, जो एक सद्भावना से किए हुए काम को भी दुष्कर्म का नाम दे देते हैं। तो इसलिए मेरी भावना बहुत अच्छी थी और मैं अभी भी पीछे नहीं हटूंगी। संगठन के हम जो भी काम करेंगे हम अंशदान से ही करेंगे। ये नहीं है कि वो एक खराब एक्सपीरियंस हुआ और मैं हट जाऊंगी। आगे भी जो हम काम करेंगे सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही करेंगे। क्या लगता है आपको, मतलब किस तरह की महिलाएं हैं जो दूसरा गुट कोई पनप रहा है, आपको देखा नहीं चाहता? दूसरा गुट, मैंने आपको पहले भी बोला, वैचारिक मतभेद हो सकता है और उस वैचारिक मतभेद को हम मिलके बैठ के वार्तालाप से सुलझाने की कोशिश पहले भी करी है। अगर फिर से कोई मतभेद होगा फिर से सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये वाले मामले का भी पूरा संज्ञान हमारे संगठन मंत्री को था और उन्होंने कहा कि हम अंशदान से ही कार्यक्रम करते हैं और मैं पीछे नहीं हटूंगी। हम अगले प्रोग्राम्स भी अंशदान से ही करेंगे। हो सकता है आपके पास दोबारा कंप्लेंट आए, लेकिन जो काम सही है और सही भावना से किया गया है वो हर जना उस चीज से अवगत हो। तो उन कार्यकर्ताओं की आप ऊपर शिकायत नहीं भेजती कि ये पार्टी को मजबूत करने के बजाय नीचे गिरा रही हैं? ये बात ये है कि कार्यकर्ता को ये देखना चाहिए कि कोई भी जो शिकायत है वो किस फ्रंट पे करनी चाहिए, सही फ्रंट क्या है। जब कार्यकर्ताओं को जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि मुझे अपनी तकलीफ या जो अपनी शिकायत करनी है उसका राइट फ्रंट क्या है, वो उस दिन बीजेपी का और आरएसएस का सच्चा कार्यकर्ता उस दिन बन जाएगा। हम आज के दिन मैं उन महिलाओं को अपने साथ जोड़ रही हूँ जिनको जोड़ने से मुझे लगे कि मेरा नेशनल कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है। क्योंकि आरएसएस हमें क्या सिखाता है? आरएसएस राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। मैं आज के दिन भी आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को, बीजेपी को ये मानती हूँ कि ये राजनीतिक फ्रंट नहीं है, बल्कि ये एक नेशनल कैरेक्टर फॉर्मेशन का फ्रंट है। जिस दिन ये सबको समझ में आ जाएगा उस दिन वो सच्चा कार्यकर्ता बन जाएगा और उस दिन ये तकलीफ भी खत्म हो जाएगी कि मंच पे मेरा नाम बुलाया गया या नहीं बुलाया गया, क्योंकि उस दिन मेरा कार्यकर्ता, मेरी महिला मोर्चा की बहनें सेल्फलेस होके काम करना शुरू कर देंगी। मैं ऐसी बहनों को अपने साथ जोड़ना चाहती हूँ जो सेल्फलेस होके काम करें और ऐसे कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाहती हूँ जो राजनीति में अपनी आजीविका कमाने के लिए ना जुड़े। विधायक जी के काम से कितने खुश हैं? विधायक जी के काम से मैं बहुत खुश हूं, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो मुझे ऐसे लगता है कि अफसर शायद इतना कोऑपरेट नहीं करते। एक मुझे लगता है कि पानीपत में आज भी सफाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। जिस भी आप गली पे, चौराहे पे, नुक्कड़ पे जाओ वहां पर ढेर पूरे के पूरे लगे हुए हैं। सरकार के पास से बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा क्यों नहीं लग पा रहा वो मैं अभी नहीं समझ पा रही हूँ। क्योंकि एक मोदी जी का जो सपना था स्वच्छ भारत का निर्माण, वो स्वच्छ भारत तो तभी होगा ना जब कूड़ा और कचरा यहाँ से सब सारे नुक्कड़ साफ हो जाएंगे। तो ये अभी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि किस लेवल पे प्रॉब्लम है नगर निगम में। शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि मेयर कोऑपरेट नहीं करते हैं, वो शायद दूसरी पार्टी के हैं, इस वजह से कोऑपरेट नहीं कर रहे। पर आपकी सरकार है मैडम, नीचे ऊपर सारी सरकार है। सरकार से पूरा फंड भी आ रहा है, लेकिन अब नगर निगम में किस लेवल पे काम नहीं हो रहा कि स्वीपर्स की कुछ, मेयर तो अपोजिट में है, लेकिन अब नगर निगम में किस लेवल पे काम नहीं हो रहा कि स्वीपर्स की कुछ। ये कब समझा जाएगा? अभी 2 साल 2.5 साल रहेगा, उसके बाद समझेंगे। देखो मेरे लेवल पे तो मैं ये सोचती हूँ आज के दिन, जो मुझे ऐसे लगता है कि हमें नागरिकों को ही जागरूक होना चाहिए। जब हम ही कूड़ा गलत जगह पर नहीं फेंकेंगे तो शहर गंदा कैसे होगा? जब शहर हम ही गंदा नहीं करेंगे तो शायद एक स्टेज के बाद नगर निगम की या एमएलए को भी काम करने की इतनी जरूरत ही नहीं रहेगी। तो जो नागरिकों में चेतना है,
वो हमें लाने के लिए नागरिक को चेतना तो कूड़ा करकट तक रहेगी, बाकी जो लोगों की विजन है, लोगों की सोच है, बीजेपी के प्रति सोच थी कि दिखते नहीं रहेगी। आज भी सीवरेज व्यवस्था पानीपत की इतनी ठप पड़ी है, उसमें आम नागरिक क्या भागीदारी देगा? इसमें आम नागरिक सीवरेज व्यवस्था को ठप करने के लिए आम नागरिक ही तो जिम्मेवार है। पॉलिथीन सीवरेज व्यवस्था में कौन डाल रहा है जाकर? अगर आम नागरिक हर जना पॉलिथीन का डिस्पोजल नहीं करे, हम सब जनों की क्या आदत है, एक पॉलिथीन लेते हैं, उसमें कूड़ा भरते हैं, उस पे थैली पे गांठ बांधते हैं और उसको फेंक देते हैं। और आप अगर कहीं भी किसी भी नाले के पास थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि इतने सारे पॉलिथीन कूड़े के भरे गए और नाले में फेंक दिए गए। अब आप ये बताइए कि प्रशासन उन पॉलिथीन्स को कब तक और कहां तक साफ करेगा? प्रशासन तो यहाँ तक भी बैठा है कि जो ठेकेदार नगर निगम के हैं, सड़कें नहीं बना रहे, सड़कें बीच में दूसरी जगह जा रहे हैं, प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकता है। प्रशासन इतना ही दबाव में उस ठेकेदार हो गए। देखो अब ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारी सड़कें नहीं बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं तो बार बार टूट रही हैं। लेकिन आपको कुलवंत जी अभी ये समझना पड़ेगा कि उस लेवल तक अभी मुझे जाना है काम करने के लिए। और जहां तक भ्रष्टाचार है, इस चीज के बारे में तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि अब क्या है, भ्रष्टाचार हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्रियों, ये सब भ्रष्टाचार मुक्त हैं। इतने दिनों में आपने देखा होगा कि कोई स्कैम नहीं हुआ। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो रोज एक नया और मल्टी करोड़ क्या मल्टी अरबों का स्कैम आता था, अब कोई स्कैम नहीं है। तो अब ये चीज से तो आपको भी मानना ही पड़ेगा कि ऊपर के लेवल पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। लेकिन पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने दीमक जो है ना भ्रष्टाचार की, इतनी जड़ों तक पहुंचा दी है कि कोई भी अधिकारी अभी भी डरता नहीं है पैसे लेते हुए। आज के दिन अगर मुझे भी कोई काम हो ना तो मुझे भी ऐसे लगेगा कि पैसे दे दूं तो शायद जल्दी हो जाएगा। तो वो जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, और ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है कि एकदम बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और सारे के सारे अधिकारियों को हम चेंज कर दें, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको उन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों से काम लेना है और उन्हीं बाकी अधिकारियों से काम लेना है। लेकिन धीरे धीरे हम उनको कोशिश कर रहे हैं अपने साथ इस व्यवस्था में जोड़ने की कि आपको बिना पैसे के काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। उनके मुंह पे इतना खून लग चुका है कि अब उसको चेंज होते होते मुझे लगता है कि कुछ टाइम लगेगा। पर मेरा जरूर ये संकल्प है कि भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई भी काम आ जाता है लेके कोई जना, तो मैं इस चीज को तो पक्का ही श्योर करती हूँ कि उसका 1 रुपया भी खर्च ना हो किसी भी चीज के लिए। डिजिटल इंडिया के बारे में क्या सोचती हैं? कितना काम किया आपने डिजिटल इंडिया के? डिजिटल इंडिया के बारे में जैसे ही हमारा विमुद्रीकरण की हुआ था, जब भी नोटबंदी शुरू हुई थी, तब भी मैंने काफी काम किया था। गांव-गांव में जाके लेडीज को समझाया था कि आपने कैसे मोबाइल पे नेट बैंकिंग करनी है और कैसे अपने आधार कार्ड्स को बैंक के खातों के साथ जुड़वाना है। अभी विमुद्रीकरण की बात मैं बताती हूँ आपको कि विमुद्रीकरण है, जैसे अभी मैं पिछले दिनों किसी एक देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम में स्टडी कर रही थी और मैंने देखा कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहीं पर भी लॉस में नहीं जा रहा था। तो वो मुझे समझ में आई बात कि सारी की सारी वहां पर जितनी भी पेमेंट्स हैं वो सारी की सारी कार्ड से हैं। पहले दिन ही आपने कार्ड से पेमेंट जमा कर दिया और उसके बाद आप कहीं पर भी कैसे भी घूम सकते हो। लेकिन अब हमारे यहाँ पे क्या है, अब आप देखिए ना, हमारे नागरिकों का कि 50%, जहां तक मुझे लगता है, अगर हम बस में बैठे हैं तो 50% लोगों की कोशिश ये रहती है कि हम बिना टिकट के सफर करें। तो उससे क्या होता है, ना तो बसों की मेंटेनेंस हो पाती है, ना ही उतनी सफाई हो पाती है और हमारे सिस्टम सारे घाटे में चलते हैं। अगर हम इसको डिजिटलाइज कर दें, सारी की सारी पेमेंट्स हम कार्ड से कर दें, तो 100% जो है लोग कार्ड सफर करेंगे। लेकिन उसका सारे के सारे के व्यवस्था को कि कार्ड जैसे ही बस में कोई बैठे वो कार्ड स्वीप हो जाए और पेमेंट सारी की सारी हमारे डिपार्टमेंट्स में पहुंच जाए, फिर उसके बाद हमारा खर्चा भी कम हो जाएगा क्योंकि आपको चेकिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर आपको कंडक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे डिजिटलाइज जैसे होगा, लोग जब समझेंगे, कैशलेस तक आएंगे, तब हमारे मोदी जी का सपना साकार होगा, क्योंकि फिर हम हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो हमारे नागरिकों को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा हर चीज के लिए। सूचना तंत्र को, आपके अपने सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए आखिरी सवाल है मेरा, आगे क्या विजन है, कैसे सूचना तंत्र को मजबूत करेंगे? सूचना तंत्र को कुलवंत जी मजबूत करने के लिए आपने बहुत अच्छी बात एक कही कि भी सूचना तंत्र, जैसे मुझे पिछले 15 दिन पहले उस वाक्य का वो नहीं मिला,
पर सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए मैं देखती हूँ कि मैं कैसे इसको मजबूत कर पाती हूँ, ताकि जैसे ही कहीं पर कोई घटना घटे तो मेरी कोशिश रहेगी कि मुझे उसी टाइम पता चल जाए, ताकि मैं वहां जाके मदद कर सकूं। जैसे पिछले दिनों गुरुद्वारे में, शहरी गुरुद्वारे में घटना घटी, तो मैंने अपनी तरफ से एज ए डॉक्टर भी इमीडिएटली पहुंचकर जितनी भी मैं मदद कर सकती थी सारे के सारे रोगियों की मैंने करी, क्योंकि मुझे ऐसे, मेरी तो डबल जिम्मेदारी है, एक महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हो गई और दूसरा मैं डॉक्टर भी हूँ। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जहां भी कोई भी दुर्घटना घटी है तो मेडिकल एड भी अगर दे सकते हैं तो वो भी मेरी कोशिश रहती है कि वो मेडिकल एड भी दी जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरी ये भी रहती है कि जो हम उनको प्रशासन से मदद दिलवा सकते हैं वो भी दिलवाएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ही आपसे ही इसी फ्रंट पे प्रार्थना करती हूँ कि जैसे ही कोई दुर्घटना घटे तो आपके पास, तो आप क्योंकि मीडिया में हो तो आप भी मुझे सूचित कर सकते हैं। तो यानी कि ये माना जाए कि 2-2.5 साल जो रह गए हैं आप फॉर्म में आएंगे? मैं पहले से ही फॉर्म में हूँ, लेकिन अब स्पीड थोड़ी सी और बढ़ा देंगे। बिल्कुल, ये थे महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता। बड़े सटीक जवाब दिए उन्होंने, हमारे कड़वेस वालों का भी बड़ा अच्छा जवाब दिया है। अगली बारी किसी और हस्ती के साथ हम आमने सामने होंगे और उनसे जानेंगे उनके विजन और वो क्या करते हैं समाज के लिए। आज बस इतना ही, मेरी पूरी टीम और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।